एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नाजरीन कराम, आज से 4,500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जिसे आज भी दुनिया देख के हैरान और परेशान रह जाती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर का ये ऊंचा मैन मेड स्ट्रक्चर पिछले 4,000 साल से आज तक अपनी जगह पे खड़ा है। इसको बनाने के लिए इतने भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल किया गया कि इस पूरे पिरामिड का वजन करीब 6 लाख टन के करीब है, जबकि आज के दौर में सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन 5 लाख टन के करीब बताया जाता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जिस दौर में इसको बनाया गया था उस टाइम पे लोगों के पास ना तो कोई क्रेन्स थी, ना कोई बुलडोजर थे और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जिसको यूज करके इतना बड़ा पिरामिड खड़ा किया जा सके। जरा सोच के देखें कि दुनिया पे कौन सी ऐसी चीज और एग्जिस्ट करती है जो पिछले 4,500 साल से आज भी अपनी जगह पे कायम हो। मेरा हाल है हार्डली आपको कोई चीज आपके जहन में आएगी, लेकिन ये पिरामिड पिछले 4,500 साल से अपनी जगह पे कायम है। ज़लज़ले, तूफान, गर्मी, हर तरह के मौसमी हालात से लड़ते हुए भी ये अपनी जगह पे कायम है। आखिर ये कैसे हो सका? आइए जानते हैं इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के सीक्रेट को। Is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. हिस्ट्री के अंदर हम जितना भी पीछे चले जाएं, हमें ये समझने में ज्यादा मुश्किलात आती हैं कि कब, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से हुआ। एक आइडिया लगाया जा सकता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 2560 बीसी में फेरो, जिसका नाम कुफू था, उसने बनवाया था। कुफू जो था वो दूसरा बादशाह था 4th डायनेस्टी ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट का, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने करीब 23 साल और 60 ईयर तक हुकूमत की थी। ये पिरामिड दरियाए नील के वेस्ट बैंक पे वाक़या है और ये कोई अकेला पिरामिड यहाँ पे नहीं है। अगर देखा जाए सैटेलाइट के थ्रू या वैसे भी इस तरह के 3 और पिरामिड्स हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे पिरामिड्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ा पिरामिड नजर आता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ऑब्वियसली वो कुफू ने अपने टाइम पे बनवाया था। उसके बाद जो दूसरा पिरामिड है वो कुफू के बेटे काफरे ने बनवाया था और उसके बाद अगर इसी अलाइनमेंट के अंदर देखा जाए तीसरा पिरामिड जो है वो काफरे के बेटे मेनकोर ने अपने टाइम पे बनवाया था। सोचने वाली बात यह है कि क्या वजह है कि इस तरह के पिरामिड्स को बनाने की जरूरत थी। इसके बारे में डिफरेंट थ्योरीज पेश की जाती हैं। एक जो ज्यादा क्लोज टू रियलिटी लगती है, इन पिरामिड्स को एज ए बैरियल टोम के तौर पे यूज किया जाता था। डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट को टोम्स मिले हैं जिनके अंदर ममीज दरियाफ्त हुई हैं और बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि इन पिरामिड्स को एज ए बैरियल टोम के यूज किया जाता रहा है। एंशिएंट इजिप्ट के अंदर एक बिलीफ था कि मरने के बाद भी एक जिंदगी होती है, एक आफ्टर लाइफ होती है जिसके अंदर इंसान दोबारा जिंदा होता है और उसको अपनी दोबारा जिंदगी में बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। यही वजह है कि इन टॉम्स के अंदर हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, कपड़े, खाने पीने की चीजें इन टॉम के अंदर रख दी जाती थी और उसके बाद जो बंदा मर जाता था उसको ममिफाई करके, जो किंग होते थे मोस्टली या अमीर घराने से जिनका ताल्लुक होता था, उनको ममिफाई करके लकड़ी के ताबूत या पत्थरों के ताबूत के अंदर दफन कर दिया जाता था इन टॉम्स के अंदर। जैसा कि पहले मैंने बताया कि इन पिरामिड्स के अंदर से ममिफाइज ताबूत निकले और बहुत सारे स्क्रिप्ट निकले जिनसे ये पता चलता था कि इन पिरामिड्स को एज ए बैरियल स्पेस के तौर पे यूज किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जब द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर गए तो उनको सिर्फ 3 रेलिक्स मिले वहां पे और एक खाली कफन मिला। कहा यह जाता है कि मे बी लोगों ने जो हीरे जवाहरात या सोने चांदी वगैरह या जो खजाना बॉडी के पास रखा हुआ होगा वो कई साल पहले चुरा लिया होगा। एक कॉन्सेप्ट ये माना जाता है, लेकिन चूंकि वहां से कोई ऐसी एविडेंस लोगों को नहीं मिली, ऐसी कोई स्क्रिप्ट वगैरह भी नहीं मिली, इस वजह से लोग बड़ी आसानी के साथ उसके बारे में ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बनाना शुरू हो गए। जो ऑल्टरनेटिव थ्योरीज पेश की जाती हैं इन पिरामिड्स के बारे में वो बहुत अजीबोगरीब हैं। उनमें से एक थ्योरी ये है कि ये पिरामिड्स जो थे ये एज ए पावर हाउस के तौर पे यूज किए जाते थे। अपनी इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पे वो कुछ ऐसे आर्ट वर्क दिखाते हैं
जो कि इन टेम्पल्स की दीवारों पे बने हुए हैं, जहां पे एक बल्ब नुमा चीज दिखाई जाती है, और ये बिलीव करते हैं कि ये बल्ब जो थे ये इलेक्ट्रिक बल्ब थे जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ऑपरेट किए जाते थे। इस तरह की थ्योरीज उस वक्त बनाई जाती हैं जब इंसानों के पास सब्सटेंशियल एविडेंस की कमी होती है, लेकिन हकीकत के अंदर ये जो आर्ट वर्क दीवारों के ऊपर नजर आए हैं ये ओल्ड इजिप्शियन मैथोलॉजीज की स्टोरीज हैं। ऐसी एक और थ्योरी इन पिरामिड्स के बारे में मशहूर की गई है कि ये पिरामिड्स जो थे इनको एज ए ग्रेनरीज के तौर पे यूज किया जाता था, अनाज जहीरा करने के तौर पे। इस थ्योरी को एक अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने 1998 के अंदर प्रपोज किया था। उनका कहना था ये उनकी एक पर्सनल राय है, और उनका ये भी कहना था कि ये ग्रेनरी स्टोरेज जो है ये जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनवाए थे। Personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now all the archaeologists think that they were made for the pharaohs. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिटिशियन रिलीजियस अपीजमेंट के लिए लोगों के लिए इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की थ्योरीज घड़ देते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया। एक ऐसे दौर के अंदर जहां पे टेक्नोलॉजी की कमी थी, इन पत्थरों को इतनी बारीकी और इतनी सफाई के साथ काटा गया है कि जब एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ मिलता है तो हार्डली आप कोई चीज उसके अंदर घुसा सकते हैं। और दूसरा सवाल जो उठता है कि इन पत्थरों को कैरी कैसे किया गया होगा, क्योंकि उस टाइम के अंदर इंसान ने अभी तक व्हील्स इजाद नहीं किया था, या अगर व्हील इजाद भी था तो उसको ट्रांसपोर्ट पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया जा रहा था। एक और मिसकंसेप्शन जो इस सारे कंस्ट्रक्शन के बारे में पाई जाती है वो एक ग्रीस हिस्टोरियन हेरोडोटस की है, जिसने ये कहा कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए करीब 20,000 के नजदीक मजदूरों को इस्तेमाल किया गया, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती की जाती थी, और उनको मार के और जबरदस्ती उनसे ज्यादा काम लिया जाता था, जो कि एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। जो हिस्ट्री से हमें एविडेंस मिलते हैं उनसे पता चलता है कि पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने वाले जो लेबर थी दे आर वेरी स्किल्ड, बड़े हेल्दी थे और बड़े तवाना किस्म के लोग थे, और स्पेशली बादशाह उनका बहुत ज्यादा अच्छा ख्याल रखा करता था। ये लोग ज्यादातर बड़े शहरों के पास ही रहते थे। इन स्किल्ड लेबर के साथ इनकी हेल्प करने के लिए दूसरे लोग भी इस प्रोजेक्ट के अंदर हिस्सा डालते थे, जिनमें नॉर्मल शहरी और फार्मर भी शामिल थे। जब उनके पास टाइम होता था तो वो आके इस पिरामिड को बनाने के लिए मदद किया करते थे। अब आ जाते हैं हम जरा इस पिरामिड को बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसकी तरफ। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन इस्तेमाल किया गया, करीब 8,000 टन ग्रेनाइट इस्तेमाल किया, और 5 लाख टन मोटार इस्तेमाल किया गया। और इन पत्थरों के बारे में बताया जाता है कि इनको ज्यादा दूर से नहीं लाया गया, बल्कि साउथर्न इजिप्ट के कुछ एरिया में करीब 800 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर से इन पत्थरों को लाया गया। अब आ जाते हैं कि ये पत्थरों को काटते कैसे थे। उस जमाने के अंदर कॉपर के टूल्स यूज किए जाते थे जिनसे चीजों को तोड़ा जाता था, और ग्रेनाइट जैसे हार्ड पत्थर को तोड़ने के लिए डॉलराइट का इस्तेमाल किया जाता था। दे हैव मैनी यूनिक वेज। पत्थरों के बीच में क्रैक्स ढूंढते थे और उन क्रैक्स के बीच में लकड़ी से बने हुए वेजेस को डाल दिया जाता था, और फिर ऊपर से पानी फेंका जाता था और वो लकड़ी के वेजेस फूलते थे, और फूलने से वो पत्थर के ऊपर प्रेशर डालते थे जिससे पत्थर 2 टुकड़े हो जाता था। अब बात करते हैं कि ये पत्थरों को मूव कैसे करते थे। कहा जाता है कि इन पत्थरों को मूव करने के लिए ये फ्लोटिंग बोट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के पास में एक नहर भी खोदी गई थी, जिसमें ये अपनी बोट्स के थ्रू पत्थरों को लेके आते थे और वहां पे ट्रांसपोर्ट करते थे। इसके बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज पेश की जाती हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव और सबसे ज्यादा जो काबिल एतमाद लगती है वो ये है कि इनको एक पेंटिंग मिली जे होती हो टेप के टूम के अंदर। वहां पे इनको एक पेंटिंग मिली जिसमें देखा जा सकता है कि 170 लोग एक बहुत बड़े स्टैचू को खींच रहे होते हैं, और उस स्टैचू के सामने एक बंदा खड़ा है जो उसके आगे पानी डाल रहा है। इसके ऊपर एक फिजिस्ट डैनियल बोन ने हमें यह बताया कि जब रेत के अंदर पानी की मिकदार एक खास हद से बढ़ जाती है तो रेत की फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। वो लिमिट करीब 2 से 5% के बीच में है। ये लोग रेत के ऊपर पानी फेंकते थे और उसके बाद स्टैचूज को और पत्थरों को उसके ऊपर रस्सियों के साथ खींचते थे। उसके बाद जब स्टोन्स पिरामिड के पास आ जाते थे तो एक और थ्योरी पेश की जाती है कि वहां पे एक रैंप क्रिएट कर दिया गया इस तरह से, और उस रैंप के ऊपर
लकड़ियों के पिलर लगा दिए गए और उन पिलर्स के ऊपर रस्सियों को डाल के इन पत्थरों को खींचा जाता था और इनको हाइट के ऊपर लेके जाया जाता था। जब एक लेवल पे इनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती थी तो ये दोबारा से एक नया रैंप क्रिएट करते थे और उस रैंप के थ्रू पत्थरों को और ऊंची हाइट तक ले जाया जाता था। इसके अलावा एक और थ्योरी भी पेश की जाती है कि ये लोग एक लीवर के थ्रू पत्थरों को ऊपर उठाया करते थे, क्योंकि एंशिएंट इजिप्ट के अंदर ये वाला सिस्टम एग्जिस्ट करता था। इसको शैडोफ के नाम से जाना जाता था। तो कहा जाता है कि इस सिस्टम को भी यूज किया जा सकता था। अब इस सारे मामले के अंदर जो सबसे परेशान कुन चीज है वो ये है कि इस पिरामिड को 20 साल के अरसे के अंदर बनाया गया और करीब 20,000 लोगों ने इसको बनाने में मदद की। अगर मान लिया जाए कि इसी सिस्टम के थ्रू इन लोगों ने काम किया तो हर 3 मिनट के बाद एक पत्थर को यहां पे प्लेस होना चाहिए और ये नॉन स्टॉप 365 डेज तक ये काम चलते रहना चाहिए, तब जाके 20 साल में ये पिरामिड कंप्लीट होता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इतनी तेजी के साथ उस टाइम पे ये काम किया जा सकता है, विच इज इम्पॉसिबल। और इसी वजह से इन सारी थ्योरीज को लेके लोगों के दिमाग के अंदर डाउट्स क्रिएट होते हैं और ये समझने में बड़ा मुश्किल आती है, दुश्वारी आती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इंसान ने इतनी तेजी के साथ काम करके इन पिरामिड्स को उस टाइम पे बनाया हो। इसके अलावा एक और भी थ्योरी उस मोटार के बारे में है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम उसका जिक्र यहाँ पे नहीं करते। साइंटिस्ट ने वो जो मोटार, वो जो सीमेंट यूज किया गया है पिरामिड्स को ऊपर जाके पत्थरों को जोड़ने के लिए, उसकी साइंटिफिक कॉम्बिनेशन और उसकी कंपोजिशन का तो आइडिया लगा लिया है, लेकिन एग्जैक्टली उस तरह का मोटार बनाने में आज की साइंस भी फेल हो चुकी है। इन पिरामिड्स के ऊपर लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था जो दिन की रोशनी में लाइट को रिफ्लेक्ट करते थे। अगर हम आप देखें तो इन पिरामिड्स के ऊपर ये लाइमस्टोन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है वक्त के साथ, गर्मी मौसम की शिद्दत के साथ, और इतने हजार साल गुजरने के बाद वो गिर चुका है। जस्ट ऑन द टॉप ऑफ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के आप देख सकते हैं कि कुछ हालत के अंदर ये लाइमस्टोन अभी भी एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज बाकी सारे पिरामिड से ये मादूम हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके डिजाइन की, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर देखा जाए तो ये तीनों पिरामिड्स जो यहाँ पे बनाए गए हैं, इनकी डायरेक्शन साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की तरफ बिल्कुल एग्जैक्टली डायरेक्ट की गई है। और ये समझना इंतहाई मुश्किल है कि उस टाइम के अंदर जब कोई कंपास वगैरह या जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इन लोगों ने कैसे इसको इतनी परफेक्टली जो है ना इसको अलाइन किया डायरेक्शंस को। इसके अलावा एक और कॉन्स्टलेशन थ्योरी पेश की जाती है इनकी अलाइनमेंट के बारे में। ओरियंट बेल्ट के जो 3 स्टार्स हैं वो बिल्कुल अलाइंड हैं इन 3 पिरामिड्स को, और ये बिलीव किया जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट जो थे वो एस्ट्रोलॉजिस्ट के इल्म को जानते थे और इन 3 स्टार्स की मदद से उन्होंने इनको बिल्कुल सही तरह से अलाइन किया। लेकिन मॉडर्न दौर के अंदर एस्ट्रोलॉजिस्ट ने इसकी अलाइनमेंट को चेक किया तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के अंदर नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पे ये भी थ्योरी जो है ये सही फिट नहीं बैठती। एक तीसरी थ्योरी ये पेश की जाती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन पिरामिड्स को प्रोबेबली एलियंस ने आके बनाया, क्योंकि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि इन पिरामिड्स को इस टाइम लाइन के अंदर परफेक्टली तैयार किया जा सके। तो वो बिलीव कुछ लोग ये भी करते हैं कि इन पिरामिड्स को एलियंस ने आके बनाया। हमें ये समझना होगा कि इस तरह की बातें बगैर एविडेंस के करना, मेरा ख्याल है आने वाले दौर के साथ एक नाइंसाफी होगी। हमें इन चीजों को जो हमारे सामने एविडेंस हैं हमें उनके बारे में बात करना चाहिए। जिन चीजों का हमें इल्म नहीं है उस पे हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, रादर देन कि हम इस तरह की थ्योरीज पेश करना शुरू कर दें। आने वाले दौर में फ्यूचर में हो सकता है कि आने वाली नस्लें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकें और शायद ऐसी टेक्नोलॉजी इंसान डेवलप करने में कामयाब हो जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि इन पिरामिड्स को कैसे बनाया गया था। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करता हूं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।